हेलो स्टूडेंट। आज सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखिए, हमें मालूम है कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, घाटियाँ, या हम ये कहें समुद्र तटीय मैदान, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ से अगर हम कहीं भी देखेंगे तो मैदान ही मैदान दिखाई देंगे। वहीं पर्वतों से अगर हम देखते हैं तो पर्वत दिखाई देंगे, घाटियाँ दिखाई देंगी। इसी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखें तो वो विशाल मरुस्थल है जहाँ पे मरुस्थलीय मरुस्थल दिखाई देते हैं। अब जो हिमालय है तथा उत्तरी मैदान है, ये हाल में बनी आकृतियां, यानी कि ये नई बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। तो अब इस बारे में हम इन जो कुछ भाग हैं भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है? इसमें पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। जो भारत को 6 भागों में बांटा गया, 6 भौगोलिक भागों में, उसमें पहला पॉइंट क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह पश्चिम से पूर्व में सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला कहाँ? पश्चिम में, यहाँ से होते हुए कहाँ तक फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। तो पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अब जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? 2400। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। और ये एक वृत्त टाइप का, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जैसे कि ऐसे ये हिमालय ऐसे फैला हुआ है और इस तरह से है, तो यह क्या करता है? अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अब जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, यानी कि कश्मीर में इसकी चौड़ाई अधिक है। और जैसे ही हम पूरब की तरफ मुड़ जाते हैं तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई घटती जाती है। वो कितनी है? 150 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई है। अब जो हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? जो हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे उत्तरी हिस्से को महान हिमालय कहा जाता है। हिमालय का जो सबसे उत्तरी हिस्सा उसे क्या कहते हैं? महान हिमालय कहा जाता है। और ये जो महान हिमालय है, जिसे आंतरिक हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, यहाँ पे वो पाया जाता है। अब जो महान हिमालय, उसकी जो लंबाई यानी कि ऊंचाई है वो कम से कम लगभग क्या कहा जाता है? 6000 किलोमीटर, सॉरी 6000 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। और 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। इस तरह के 6000 मीटर वाले वहां पे बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? जो आंतरिक, जो ये मुख्य हिमालय, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, उसमें 6000 मीटर की बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, जिनमें हम कुछ के नाम बता सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में पड़ता है। इसी तरह से कंचनजंगा, कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है वो भारत में पड़ता है और इसकी जो ऊंचाई हो 8598 मीटर है। फिर इसमें कुछ अन्य, मकालू जो है पर्वत श्रृंखला, वह नेपाल में पड़ता है और उसकी जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है, 8481 मीटर। और जो धौलागिरी है वो 8172। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8172। तो ये जो मुख्य हिमालय है, जो आंतरिक हिमालय है, या जिसे क्या कहते हैं महान हिमालय, उसमें से ये कुछ क्या है? उसकी चोटियां हैं। अब इसके, और ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये जो हिस्सा वो वर्ष भर क्या होता है? बर्फ से ढका होता है। यहाँ पे हमेशा क्या पाई जाती है? बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। अब इसमें का दूसरा क्या है? अब
जो दूसरा भाग है हिमालय का, वो इसके दक्षिण में, इस हिमालय पर्वत के दक्षिण, पर्वत का दक्षिण जो हिस्सा है वो किसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है हिमाचल या निम्न हिमालय। जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा उसे क्या कहते हैं, निम्न हिमालय या हिमाचल। इसके बाद जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा उसे क्या कहते हैं, निम्न हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। अब इसका जो निर्माण हुआ, जो दक्षिणी हिमालय का हिस्सा, उसका जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, पर्वत परिवर्तित शैलों से। दक्षिणी हिस्से हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसको निम्न हिमालय या हिमाचल कहा जाता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, परिवर्तित चट्टानों से, परिवर्तित शैलों से हुई। अब जो इसकी ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 3700 से, यानी कि 3700 से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 तक। यानी कि जो निम्न हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, उनका जो ऊंचाई होता है वो कहां से कहां तक, 3700 से 4500 तक इसकी ऊंचाई होती है। और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 50 किलोमीटर। लगभग इनकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 50 किलोमीटर है। अब इस श्रृंखला में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि कश्मीर की घाटी। कश्मीर की घाटी कहाँ पाई जाती है, वो निम्न हिमालय या हिमाचल में ही पाई जाती है। इसके अलावा हिमाचल का जो कुल्लू घाटी है और कांगड़ी घाटी है, कुल्लू एवं कांगड़ी जो घाटी है वो भी कहाँ पाई जाती है, वो भी निम्न हिमालय में ही पाई जाती है। अब अगला, और फिर इसके साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी। यानी कि जो निम्न हिमालय के जो पहाड़ के आसपास के जो शहर है, नगर है, उन्हें क्या कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी। अब इसमें का जो तीसरा है, और जो तीसरा है हिमालय की बाहरी श्रृंखला। हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला होती है उसी को क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी। हिमालय की बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। अब जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 से 50 मीटर। जो शिवालिक की चौड़ाई है वो कितनी है, 10 से 50 मीटर। और जो इसकी ऊंचाई है वो सबसे कम है। इन तीनों हिमालय के जो 3 भागों में बांटा गया हिमालय को, उसमें सबसे जो कम ऊंचाई का जो पर्वत श्रृंखला पाया जाता है वो कहाँ से, शिवालिक में पाया जाता है। और जो इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 के बीच। यानी कि जो इसकी ऊंचाई होती है वो कम होती है, अपेक्षाकृत अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की अपेक्षा कम होती है, 900 से 1100 यानी कि 1100 के बीच। अब ये जो बना है कैसे बना है, शिवालिक जो श्रेणी वो कैसे बना है, ये नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बना है। शिवालिक कैसे बना है, नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बना है। अब देखिए, जो निम्न हिमालय है और जो शिवालिक श्रेणी है, निम्न हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच जो लंबवत क्षेत्र होता है, लंबवत जगह होता है, उसी को क्या कहते हैं, दून कहा जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच का जो लंबवत जगह होता है उसे क्या कहते हैं, दून कहते हैं। और इसमें कुछ जगहों के नाम जैसे देहरादून, तो वो जो देहरादून है वो शिवालिक श्रेणी और जो निम्न श्रेणी है उसके बीच में पाया जाता है। तो ये था भारत के उत्तरी पर्वतीय श्रृंखलाओं का हिस्सा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, उत्तरी मैदान। अब जो उत्तरी मैदान वो कहाँ है, उत्तरी मैदान हिमालय के पर्वतों के दक्षिण में। यानी कि जो उत्तरी मैदान है वो पर्वतीय जो हिस्से हैं, पर्वतीय राज्य है, उसके दक्षिण का हिस्सा है। यही क्या है, पर्वत, यही क्या है, उत्तरी मैदान है। अब जो उत्तरी मैदान है वो 3 नदियों और उसके सहायक नदियों से बना है। 3 नदियों और उसके सहायक नदियां उसके द्वारा बनाया गया, जैसे सिंधु नदी हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही क्या, ये जो उत्तरी मैदान इसको वो बना है। अब जो उत्तरी मैदान होता है वो किस मिट्टी से बना है, जो उत्तरी मैदान है वो इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है और ये काफी उपजाऊ होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी मैदान को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। जो उत्तरी मैदान है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक पश्चिमी जो क्षेत्र में पाया जाता है, जो उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कहते हैं, पंजाब
पंजाब का मैदान। अब ये जो पंजाब का मैदान है वो किस नदी और ये वो सिंध नदी और उसके सहायक नदियों से बना है। जो पंजाब का मैदान है वो कैसे बना है? सिंध नदी के द्वारा और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है पंजाब का मैदान। अब ये जो सिंध नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनने वाला जो क्षेत्र है उसका जो भूभाग है वो अधिकतम पाकिस्तान में ज्यादा पाया जाता है। अब जो सिंध नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन है? रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये सभी जो नदियां हैं वो यहीं से हिमालय से निकलती हैं और फिर वो मैदानी क्षेत्रों से होती हुई फिर कहाँ आते? अरब सागर या उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो पहला था पंजाब का मैदान। अब दूसरा क्या है? अब दूसरा जो गंगा नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। ये कहाँ पे? ये घग्गर नदी, जो गंगा नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनने वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे? घग्गर नदी और एक तीस्ता नदी। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, घग्गर और तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है वो गंगा नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनने वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं? हरियाणा हो गया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, झारखंड का पश्चिमी हिस्सा और पश्चिम बंगाल। ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं? गंगा का जो क्षेत्र है वो सभी राज्य जो आते हैं गंगा के क्षेत्र में आते हैं। तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, वो किस राज्य में पाया जाता है? वो असम में। ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है वो असम में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है? तीसरा, पठारी क्षेत्र। अब जो पठारी क्षेत्र है वो कहाँ है? पठारी क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। पठारी जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो उत्तरी मैदान के दक्षिण में है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस आकार का? मेज के आकार का। प्रायद्वीपीय पठार मेज के आकार का है और इसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है दक्षिण का पठार, एक मध्यवर्ती पठार और दूसरा है दक्षिण का पठार। पहला है मध्यवर्ती पठार और दूसरा क्या है? दक्षिण का पठार। अब जो मध्यवर्ती पठार है वो कहाँ पे? वो मालवा जो क्षेत्र है, मालवा का पठार, उसके आसपास जो ये नर्मदा नदी के उत्तर में है। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा के पठार के भाग जो शामिल है वो मध्यवर्ती के पठार में आते हैं। यानी कि उसे जो मध्यवर्ती का पठार हो कहाँ पे? नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में और मालवा का जो क्षेत्र है, मालवा का जो पठार है उसके आसपास ये पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी वो अरावली की श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी के बीच में है। विंध्य की जो श्रेणी है वो अरावली की श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी के बीच में है। आगे है फिर दक्षिण का पठार। इसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण का पठार यहाँ पे क्या है? छोटा नागपुर का पठार और यहाँ पे दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार जो है वो है त्रिभुज के आकार का। दक्षिण का पठार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। और दक्षिण के पठार में जो इसके ये पश्चिमी घाट, दक्षिण के पठार में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। दक्षिण के पठार में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो पश्चिमी घाट है वो फैली हुई है और ये जो समुद्री तट है उसके समानांतर पाई जाती हैं। दक्षिण के पठार में समुद्री तट के समानांतर ये पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो पूर्वी घाट है
पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर। और जो पूर्वी घाट है उसकी ऊंचाई कितनी है? पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। तो जो पूर्वी घाट है वह पश्चिमी घाट की अपेक्षा ज्यादा क्या है? पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। इसके अलावा यहाँ पे जो अन्नाई मूडी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नाई मूडी, इसमें जो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां, जिनमें अन्नाई मूडी है और महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। और इसमें कुछ पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, पहाड़ी शहर कह सकते हैं, पहाड़ी जगह, जिनमें ऊटी है और कोडई कोनार, जो यहाँ के जो पहाड़ी नगर है, यानी कि इन क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं। अब उत्तरी मैदान में 3 पॉइंट था। उत्तरी मैदान में एक पॉइंट है कि भावर किसे कहते हैं। तो भावर का मतलब ये होता है कि जो नदियां होती हैं वो पर्वतों से होती हुई जब शिवालिक के ढालों पे प्रवेश करती हैं और वहां पे एक चौड़ी पट्टी का निर्माण करती हैं, यानी कि 8 से 16 मीटर चौड़ी पट्टी का निक्षेप का निर्माण करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। वो जब जो पर्वत से नदियां होती हुई ढालों में प्रवेश करती है, शिवालिक की ढालों में प्रवेश करती हैं और 8 से 16 मीटर चौड़ी पट्टी के निक्षेप का निर्माण करती हैं, निक्षेपित होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। ये जो नदियां होती हैं भावर में, भावर में प्रवेश करते ही क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। ये नदियां भावर में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद पुनः ये दक्षिण की तरफ बहती हैं और दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए दलदल का निर्माण करती हैं, दलदल और नम भूमि का निर्माण करती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान में उसी को तराई कहा जाता है। इसे भावर कहते हैं। और जब नदियां नम और दलदली भूमि का निर्माण करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? तराई भूमि कहते हैं। अब ये तराई भूमि में काफी पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं, काफी जीव जंतुओं का भी निवास इन स्थानों पे होता है। ये वही स्थान है जब पाकिस्तान भारत अलग हुए थे, तो पाकिस्तानी जब शरणार्थी भारत आए थे तो उनके लिए, उनको भूमि उपलब्ध कराने के लिए, खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन क्षेत्रों के लिए इन जंगलों को क्या किया गया था? काट दिया गया था। तब क्या हुआ? ये पूरा क्षेत्र जंगलों से जो आच्छादित था वो समाप्त हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? भावर। अब जो उत्तरी मैदान, इसके अलावा उत्तरी मैदान जो है वो काफी विस्तृत है और वहां पे काफी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी। ये जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और वे नदियों के बाढ़ से मैदान के ऊपर स्थित है, यानी कि बाढ़ वाले स्थानों पे वे मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। कैसी आकृति का निर्माण करती हैं? वेदिका जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो वेदिका जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। और वो कहाँ पे पाई जाती हैं? वो मैदान के ऊपर, नदियां जो बाढ़ वाले मैदान है उसके ऊपर पाई जाती हैं और वेदिका की आकृति का निर्माण करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसी को क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है। फिर उसके पश्चात क्या होता है? बाढ़ वाले मैदान। ये तो भांगर हो गया। अब बाढ़ वाले मैदान में जो नए निक्षेप होते हैं, बाढ़ वाले मैदान में, उत्तरी मैदान में जो बाढ़ वाले मैदान है जहाँ पे नए निक्षेप होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खादर। इसको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो ये था उत्तरी मैदान और वो था आपका पठारी क्षेत्र। अब अगला पॉइंट जो है वो है भारतीय मरुस्थल। देखिए, जो भारतीय मरुस्थल है वो यहीं पे पाया जाता है, अरावली के पश्चिम में। भारतीय मरुस्थल कहाँ है? अरावली जो श्रेणी है उसके पश्चिम में पूरा जो क्षेत्र है वो भारतीय मरुस्थल है। अब ये इन मरुस्थलों में जो होता है 150 mm से भी कम वर्षा होता है। इन क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र होता है पूरा शुष्क होता है, जिसके कारण जो हरे भरे पेड़ पौधे उगने चाहिए वे उग नहीं पाते हैं। और पानी की कमी के कारण, शुष्कता के कारण क्या होता है? पत्तियां जो होती हैं कांटे के रूप में बदल जाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है वो
काफी हद तक पाकिस्तान के और भारत के पश्चिम में भी फैला हुआ है, जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है और भारत में भी पाया जाता है, जो राजस्थान है। तो अब यहाँ पे क्योंकि नदियाँ जो यहाँ पे होती हैं, नदियाँ होती नहीं है, ये कहा जाए कि नदियाँ यहाँ पे गर्मी के मौसम में नदियाँ सूख जाती हैं, और जैसे वर्षा होता है, वर्षा के समय कुछ नदियाँ निकलती हैं, लेकिन पुनः पानी की कमी के कारण बालू में ही जो बालू होता है उसी में वो विलीन हो जाती है। और यहाँ पे एक मुख्य नदी जो होती है कौन है, वो लूनी है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक मुख्य नदी है जिसे क्या कौन सा नाम है इसका, लूनी नदी जिसे कहा जाता है। तो ये है भारत का मरुस्थल। इसमें जैसे जैसलमेर है या राजस्थान का बहुत सारा क्षेत्र है, वो इसी क्षेत्र में, इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही आता है। अब अगला क्या है, तटीय मैदान। अब ये जो तटीय मैदान है वो कहाँ पे है, अरब सागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ये तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, अरब सागर से यही, ये जो पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के जो समानांतर है, यही क्या है, तटीय मैदान। ये पश्चिम में पतला है और पूर्व में जाने क्या हो गया है, चौड़ा हो गया है। अब ये जो तटीय मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक है कोंकण तट जो महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है, कोंकण तट में महाराष्ट्र और गोवा के कुछ क्षेत्र आते हैं। फिर दूसरा क्या है, कन्नड़ मैदान, कन्नड़ मैदान, और तीसरा है मालाबार तट। पश्चिमी जो तट है इसको 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण तट जो महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है, कन्नड़ मैदान, और तीसरा है मालाबार तट। इसी तरह से जो पश्चिम पूर्वी भाग है, जो बंगाल की खाड़ी का पूर्वी हिस्सा है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तर में उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल तट जो कि दक्षिण में है। ये उत्तरी सरकार है और ये कोरोमंडल तट है। तो ये क्या है, ये तटीय मैदान है। अब देखिए ये जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, यहीं पे बहुत सारी जो दक्षिण की नदियां हैं, जैसे महानदी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, नहीं सॉरी कृष्णा, कावेरी, ये जो मुख्य नदियां हैं वो इसी दक्षिण के ये पूर्वी जो तटीय मैदान है यहीं पे क्या करती हैं, यहीं पे आके ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहीं पे क्या करती है, जो मुख्य नदियां हैं यहीं पे आके डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पे जो चिल्का झील है वो भी कहाँ पे, यहीं पे उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में ही पाया जाता है। ये था तटीय मैदान। अब अगला पॉइंट क्या है, द्वीप समूह। देखिए भारत जो है वो भूभाग की दृष्टि से काफी बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक का क्या नाम है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप द्वीप समूह, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जो लक्षद्वीप है वो क्या था, इसका लाकाद्वीप या मिनी का, इसका जो पुराना नाम था क्या था, लाकाद्वीप या मिनी का है। इसका जो पुराना नाम था क्या था, लाकाद्वीप या मिनी का। 1973 में इसका नाम क्या पड़ा, लक्षद्वीप। इसका जो लक्षद्वीप नाम था वो कब पड़ा, 1973 में। अब ये जो लक्षद्वीप है वो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, छोटे से 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे जंतु और पादपों की काफी प्रजातियां पाई जाती हैं, जंतुओं और पौधों की काफी प्रजातियां इस लक्षद्वीप में पाई जाती है। लक्षद्वीप कहाँ है, मालाबार के पास ही है। लक्षद्वीप जो है वो दक्षिण में मालाबार के पास ही है। अब दूसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कहाँ है, लक्षद्वीप तो अरब सागर में है, मालाबार तट के पास। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो कहाँ पे है, वो बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार
द्वीप समूह। उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पादप और यानी कि जीव और पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती हैं। अब जो लक्षद्वीप का एक है पिटली द्वीप, लक्षद्वीप का पिटली द्वीप है, लक्षद्वीप में एक जगह है पिटली द्वीप, वहां पे मनुष्य नहीं रहते हैं, यानी कि वहां पे आदमी नहीं रहते हैं। तो वहां पे क्या किया गया है, एक चिड़ियों के लिए अभ्यारण्य यानी कि पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई, कहाँ पे, लक्षद्वीप के पिटली द्वीप में। तो ये था द्वीप समूह। अब है, हाँ यही अंतिम था द्वीप समूह। देखिए भारत जो है वो विशाल भूभाग के साथ साथ इसे कई प्राकृतिक भागों में, भौगोलिक भागों में बांटा गया है। सबका अपना अपना क्या है, सबका अपना अपना महत्व है। यानी कि तटीय मैदान का अपना अलग महत्व है, द्वीप समूह का अपना अलग महत्व है, मरुस्थलीय क्षेत्र का अपना अलग महत्व है, और पर्वतीय क्षेत्रों का अपना अलग महत्व है, पठारों का अपना अलग महत्व है। और सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक है, यानी कि सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो भारत इन विभिन्नताओं, इन भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद ये सब क्या करते हैं, भारत की ये सब विभिन्नताओं के कारण भारत में तो बहुत सारी सहायता मिलती है। तो आज का जो चैप्टर था भारत का भौगोलिक भौतिक स्वरूप, आई होप आपको ये सभी जो भौतिक स्वरूप है, विभिन्न विभिन्नताएं हैं, जो इसको कई भागों में बांटा गया है, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।